नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज मैं वैदिककालीन शिक्षा की चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि BA शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी वीडियो की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिककालीन शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व के अन्य भूभागों के निवासी जब अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असभ्य तथा जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का जन्म हो गया था जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य समझी जाती थी। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए डॉक्टर F.W. थॉमस ने लिखा है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय से प्रारंभ हुआ हो या जिसने इतना अस्थायी एवं शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के दार्शनिकों तक शिक्षकों एवं विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है। भारत के सुदूर अतीत में जिस शिक्षा प्रणाली का आविर्भाव हुआ उसे हम वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से संबोधित करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली के मूल आधार वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे और उसका विवरण भी हमें वेदों में वर्णित साहित्यों से उपलब्ध होता है। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली का समय ऋग्वेद की रचना काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर बौद्ध धर्म के उदय लगभग 500 ईसा पूर्व तक है। कुछ विद्वानों ने वैदिक काल को अनेक उपकालों जैसे ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल, ब्राह्मण काल, उपनिषद काल, सूत्र काल, स्मृति काल इत्यादि कालों में विभक्त किया है। किंतु इन सभी उपकालों में वेदों की ही प्रधानता रही है तथा शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रवृत्तियां भी प्रायः सामान्य रही हैं। अतः इस संपूर्ण काल को वैदिक काल के अंतर्गत अध्ययन करना उचित प्रतीत होता है। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत उन सभी पहलुओं अथवा अंगों का समावेश हो चुका था जो एक उन्नत एवं श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक समझे जाते थे। वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली को हम कुछ बिंदुओं में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श, एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पाठ्यक्रम, कैरिकुलम, शिक्षण विधि, मेथड ऑफ टीचिंग, गुरु शिष्य संबंध, टीचर टॉट रिलेशनशिप, अनुशासन एवं विद्यार्थी जीवन का नियंत्रित करने वाले नियम, डिसिप्लिन एंड रेगुलेशन, गवर्निंग स्टूडेंट लाइफ, विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, शिक्षण संस्थाएं एवं केंद्र,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर्स, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन हम क्रमशः इस अध्याय में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा के अर्थ से। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों की भांति वैदिक कालीन शिक्षा शास्त्रियों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक एवं संकुचित दोनों अर्थों में किया है। व्यापक अर्थ में वैदिक काल में शिक्षा का तात्पर्य जीवन पर्यंत चलने वाली उस शिक्षा प्रक्रिया से समझा जाता था जो मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाती है। इस दृष्टि से व्यक्ति जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहता है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, यावत् जीवा मदीते विप्रः। जहाँ तक शिक्षा के संकुचित अर्थ का प्रश्न है, शिक्षा का तात्पर्य उस औपचारिक शिक्षा से था जो बालक अपने प्रारंभिक जीवन के कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता हुआ अपने गुरु से प्राप्त करता था। इस दृष्टि से विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ऐसी शिक्षा प्राप्त करता था जो उसका सुव्यवस्थित रूप से सर्वांगीण विकास करे और भविष्य के लिए जीविकोपार्जन के लिए दक्ष बनाए। शिक्षा जीवन के विभिन्न क्षेत्र में पथ प्रदर्शन करने वाला प्रकाश का स्रोत है। वैदिककालीन ऋषियों एवं विद्वानों ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया था कि व्यक्ति पशु के रूप में जन्म लेता है और शिक्षा द्वारा वह पशु से मानव बनता है। भर्तृहरि ने नीति शतक में ठीक ही लिखा है, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परम देवता परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। यदि हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ विद्या ही हमारा परम मित्र है। विद्या के द्वारा हमारा सम्मान होता है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान का कथन है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है एवं उसे व्यवहार करने में प्रवृत्त करता है। गीता में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या हमें संसार में सुख, समृद्धि एवं सुयश प्राप्त कराती है और ज्ञान का मार्ग दिखाकर हमें मोक्ष प्रदान कराती है। विद्या हमें माता के समान सुख पहुंचाती है तो पिता के समान पथ प्रदर्शन करती है। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा का तात्पर्य ज्ञान के उस स्रोत से लगाया जाता था जो मनुष्य उन्नति में पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। अतः स्पष्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा को एक ऐसा ज्ञान का स्रोत माना जाता था जो मनुष्य उन्नति में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। यहाँ हमें देखना होगा कि मनुष्य उन्नति का तात्पर्य क्या है। वैदिक काल में मनुष्य उन्नति का तात्पर्य उसका सर्वांगीण विकास अर्थात उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास से लगाया जाता था ताकि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके और अनवरत निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इस प्रकार प्राचीन काल में न तो पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान, जिसे हम शाब्दिक ज्ञान कहते हैं, को शिक्षा समझा जाता था और न ही जीविकोपार्जन में सहायक निपुणता को ही शिक्षा समझा जाता था, बल्कि शिक्षा का तात्पर्य उस संपूर्ण प्रक्रिया से लगाया जाता था जो मनुष्य को उन्नत तथा सुसंस्कृत बनाकर उसका सर्वांगीण विकास करे।
संक्षेप में वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया या अंतर्ज्योति तथा शक्ति से है जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक का संतुलित विकास करती है। वैदिक काल में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे, इस संबंध में प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर ने लिखा है, ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति एवं राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श थे। चलिए वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश। वैदिक काल में धर्म का अति महत्वपूर्ण स्थान था। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षा प्रदान करने का कार्य धर्म के व्याख्याता ऋषि, महर्षि तथा पुरोहित करते थे। इस काल में शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य बालक में ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का समावेश अथवा विकास करना माना गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था, नियमित संध्या, धार्मिक उत्सव इत्यादि साधन अपनाए जाते थे। वास्तव में गुरुकुल का संपूर्ण वातावरण ही धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहता था। दूसरा उद्देश्य है चरित्र निर्माण। वैदिक काल का दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करना था। उस काल में विद्वान होने की अपेक्षा सच्चरित्र व्यक्ति होना अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। इस संबंध में मनुस्मृति में कहा गया है कि उस वेदों के विद्वान से जिसका जीवन पवित्र नहीं है, वह व्यक्ति कहीं अच्छा है जो सच्चरित्र है परंतु वेदों का कम ज्ञान रखता है। गुरुकुल में सच्चरित्र निर्माण के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पाठ्यपुस्तकों में सदाचार के उपदेशों का समावेश, आचार्य द्वारा सदाचार के उपदेशों को सुनने, राष्ट्र की महान विभूतियों के आदर्शों की विद्यार्थियों के समक्ष पुनरावृत्ति, चरित्र के उत्थान में सहायक होने वाले वातावरण का सृजन इत्यादि व्यवस्थाएं की जाती थीं। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। वैदिककालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, न्याय, विवेक इत्यादि गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया जाता था। एक अच्छे वक्ता के गुणों तथा आत्मविश्वास के विकास के लिए समय समय पर कवि गोष्ठियों एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाती थी। वैदिककालीन शिक्षा का जो चौथा उद्देश्य था वह था नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। वैदिककालीन शिक्षा का चतुर्थ उद्देश्य विद्यार्थियों को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के पालन के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। इसके लिए उन्हें स्वार्थ रहित तथा परोपकारपूर्ण जीवन व्यतीत करने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन्हें शिक्षा द्वारा यह समझाया जाता था कि किस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए किस प्रकार उसका सारा जीवन समाज पर ही अवलंबित होता है। उन्हें पुत्र, पति, पिता, पड़ोसी, नागरिक आदि के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा की समाप्ति पर जब शिष्य गुरु से विदा लेता था तो गुरु उसे अतिथि सत्कार
दीन दुखियों की सहायता, समाज सेवा इत्यादि का उपदेश देकर भविष्य में परोपकार में जीवन व्यतीत करने का निर्देश प्रदान करते थे। इस प्रकार वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों में नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों के प्रति प्रगाढ़ भावना का विकास किया जाता था। वैदिककालीन शिक्षा का पांचवा उद्देश्य था सामाजिक कुशलता की उन्नति। वैदिककालीन शिक्षा का पांचवा उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता की उन्नति या वृद्धि करना था, ताकि वह व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर जीविकोपार्जन करके अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का जीवन सुखमय रख सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, उद्योगों तथा जीविकोपार्जन से संबंधित विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। चूँकि उस समय वर्ण व्यवस्था का विकास हो गया था, अतः आमतौर पर विद्यार्थियों को उनके वर्ण के अनुसार ही उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा वे न केवल अपने आप को, अपने परिवार को, अपितु संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र को समृद्ध, उन्नत तथा शक्तिशाली बनाने में सफल सिद्ध होते थे। वैदिककालीन शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसारण। इस शिक्षा के विकास के लिए विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी, ऐसा ज्ञान दिया जाता था कि वे अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक परंपराओं का संरक्षण करने योग्य बन सकें और ऐसा करना अपना परम कर्तव्य समझें। यह कार्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार करने से ही स्वभावतः होता था। जैसे पिता द्वारा पुत्र को, गुरु द्वारा अपने शिष्य को वेदों से संबंधित शिक्षा प्रदान करना इत्यादि। इस प्रकार वैदिक काल में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धीरे धीरे शनै शनै होता रहता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वोन्मुखी विकास करना था, ताकि वे स्वयं अपने परिवार, अपने समाज एवं राष्ट्र को लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की उन्नति में योगदान दे सकें। तो यह था वैदिककालीन शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट वीडियो वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था पर आधारित होगा। धन्यवाद।